Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss magnetic resonance accelerators or cyclotrons. तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर को स्टडी किया, हम लोगों ने लीनियर एक्सेलरेटर्स को स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर का प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे स्पार्किंग जो थी वो प्रोड्यूस हो जाती थी, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज पे जाके स्पार्किंग की वजह से हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी। इसी तरह से ही अगर लीनियर एक्सेलरेटर्स की बात की जाए तो लीनियर एक्सेलरेटर्स जो हैं उनमें लेंथ का जो इशू है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी भी पार्टिकल को प्रोवाइड करनी हो तो उसकी लेंथ एक्सेलरेटर की बहुत ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर्स या फिर साइक्लोट्रॉन्स जो हैं उनको बनाया गया। हम लोगों ने अभी तक जितने भी एक्सेलरेटर स्टडी किए हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी प्रोवाइड करते थे। इनमें क्या किया, इनमें जो पार्टिकल्स थे उनको साइक्लिक फॉर्म में मूव करवाया गया। तो साइक्लिक फॉर्म में किस तरह से मूव करवाया गया, हम लोगों को पता है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से ही मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर्स में या फिर साइक्लोट्रॉन्स में चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अप्लाई किया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, चार्ज को मूव करवाता है सर्कुलर पाथ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। साइक्लोट्रॉन में जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है इसके जितनी लेंथ होती है उसको हम कहते हैं ये साइक्लोट्रॉन उतना ही बड़ा है, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो चार्ज पार्टिकल उतनी ही एनर्जी गेन करेगा। अब इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड by making the particle to cross the same electric field time and again with the use of strong magnetic field। इसमें क्या किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाता है हाई एनर्जी तक, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना है ताकि वो एनर्जी गेन करें। By making the particle to cross the same electric field time and again with the use of strong magnetic field। अब क्या किया जाता है, जैसे हम लोगों ने लीनियर एक्सेलरेटर्स में स्टडी किया था कि चार्ज पार्टिकल जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाते हैं तो गैप में एनर्जी गेन करते हैं। इसी तरह से ही यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर डीज जो हैं वो D1 एंड D2 जो है वो रखे जाते हैं। तो ये जो डी होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे इलेक्ट्रोड्स एक्ट करते थे। तो जब एक डी से दूसरे डी के दरमियान में चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एनर्जी गेन करता है, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसको का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो वो एनर्जी गेन करता है। लेकिन जब वो किसी एक पर्टिकुलर डी में से पास करेगा, लाइक जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स की बात की थी कि जब एक इलेक्ट्रोड के अंदर पास कर रहा होता है तब वो एनर्जी गेन नहीं करता, तब वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होती, तब वो एक्सेलरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो सेम पोटेंशियल में मूव कर रहा होता है, इसलिए वो एनर्जी गेन नहीं करता। जैसे ही वो यहाँ पे गैप में आएगा, दो डी के दरमियान में आएगा तो एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन जो है वो कंसिस्ट करता है टू डी शेप्ड हॉलो सर्कुलर चैम्बर्स। ये चैम्बर्स जो हैं इनको D1 एंड D2 कहते हैं। डीज आर कॉल्ड एज डीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप डी की तरह होती है। तो इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इनके डायमीट्रिक एजेस जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं और इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस जो है वो रखी जाती है। लाइक दिस वन, ये D1 एंड D2 है। ये देखें यहाँ पे D1 एंड D2, जिनके डायमीट्रिक एजेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये डायमीट्रिक एजेस जो हैं वो एक दूसरे के
ये देखें ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इनके दरमियान में ये जो मैंने अभी लाइन लगाई ये स्पेस जो है वो रखी जाती है D1 एंड D2 के दरमियान में। और यहाँ पे देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है वो लगाया गया है। एक टर्मिनल जो है वो D2 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल D1 के साथ। आपको पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है वो अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोवाइड करता है। जब वो अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोवाइड करता है, ये देखें ये अल्टरनेटिंग फील्ड है, तो जब ये अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोवाइड करेगा तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल ये वाला हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये वाला जो है जो पहले पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो जाएगा और जो यहाँ पे नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम देखें अल्टरनेटिंग फील्ड जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं डीज को विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और चार्ज पार्टिकल जो है वो आयन सोर्स यहाँ पे रखा जाता है सेंटर में। तो जैसे ही देखें इंक्रीजिंग रेडियाई जो है उससे मूव, ये देखें रेडियाई जो है वो ये स्पाइरल फॉर्म में मूव करता है, रेडियाई जो है वो इसका इंक्रीज़ कर रहा है, रेडियाई वेलोसिटी के साथ इंक्रीज़ कर रहा है। हम अभी इक्वेशन के थ्रू ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रेडियस जो है जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो इसका रेडियाई भी इंक्रीज़ करता है। और जब इसकी एनर्जी इतनी हो जाती है तो यहाँ पे एक टारगेट रखा जाता है और ये पेरिफेरी से जो है वो यहाँ से इसको रिमूव करवा लिया जाता है, इस तरह से टारगेट के ऊपर फॉल करवा दिया जाता है। तो ये दो डी शेप जो है वो चैम्बर्स रखे जाते हैं जिनके डायमीट्रिक एजेस जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं और इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस जो है वो रखी जाती है। इसके बाद डीज जो है उनको कनेक्ट किया जाता है टर्मिनल से अल्टरनेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग फील्ड जो है उस वो प्रोवाइड किया जाता है। वोल्टेज पीक जो है वो इसकी 10 to 50 किलो वोल्ट्स होती है। तो इससे एक डी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी नेगेटिव ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल। मैंने आपको बताया अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एक पॉजिटिव डी हो जाएगी, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जो भी आयन सोर्स है पॉजिटिव आयन का, वो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनको सेंट्रल रीजन ऑफ द गैप, जो गैप का सेंट्रल रीजन था उसमें D1 और D2 के दरमियान में रख दिया जाता है। ये तमाम सेटअप जो है डी आयन सोर्स इस सब को जो है वो इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखा जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया जाता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डी, जो कि डीज को उसके पोल फेसिस के दरमियान में रखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल्स हैं इनके दरमियान में डीज को रखा जाता है ताकि परपेंडिकुलर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के मैग्नेटिक फील्ड लग सके। तो ये देखें ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो ये देखें ये पोल फेसिस हैं इनके दरमियान में, इन पोल फेसिस के दरमियान में देखें इसके क्रॉस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लग रहा है इसके ऊपर, इसीलिए चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा। और ये देखें ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसके ऊपर ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है या ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। एक टर्मिनल एक डी के साथ कनेक्टेड है, ये देखें ये वाला, और दूसरा जो है वो यहाँ पे इसकी डी के साथ कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। और यहाँ पे ये जो है ये सोर्स प्लेस किया गया है एस, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, सोर्स जो है ये प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव आयन को विद गैप के दरमियान में, वो गैप जो D1 और D2 के दरमियान में है। इसी इंस्टेंट पे D1 जो है ये पॉजिटिव है, D2 जो है वो नेगेटिव है। तो एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट करेंगे D2 की तरफ और ये D2 में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे D2 के अंदर जो है वो इनसाइड द D कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर फॉर्म में मूव करेंगे। एक डी के अंदर ये कोई भी एक्सेलरेशन गेन नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से हम इलेक्ट्रोड के अंदर देखते थे कोई भी एक्सेलरेशन गेन नहीं करते, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। जब सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो कवर कर लेते हैं D2 के अंदर, तो ये गैप के दरमियान में आते हैं बिटवीन द डीज। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेटर की इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि आयंस जो हैं वो जब गैप में पहुंचते हैं तो D2 और D1 के, तो जैसे ही वो गैप में पहुंचते हैं तो हमारे पास अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाता है, तो हाफ टाइम पीरियड जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है।
तो अब पॉजिटिव आयंस जो हैं वो दूसरी डी की तरफ एक्सेलरेट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोड्स के बारे में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड जब गैप में जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज पार्टिकल गैप में पहुंचते थे तो टर्मिनल रिवर्स हो जाता था, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और वो एक्सेलरेट करते थे। इसी तरह से ही हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से एडजस्ट की होती है कि जैसे ही सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो कवर करता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये गैप में जो है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। जब आयंस जो है वो D1 तक पहुंचते हैं, इनकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई होती है एज़ कम्पेयर टू D1, एज़ कम्पेयर टू D2। फिर D1 के अंदर ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इनका रेडियाई अब ज़्यादा हो चुका होता है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, तो अब फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। D1 में सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद ये गैप में आ जाएंगे, और इस तरह से जब गैप में आएंगे अगेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, अगेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इस तरह से ही ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करके ये पेरिफेरी पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं, इनको टारगेट के ऊपर जो है वो फॉल करवा दिया जाता है। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं, हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। तो ये देखिए, जब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है F = Q × V क्रॉस B। तो ये जो Q × V क्रॉस B है, ये फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फोर्स है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है या कोई भी चीज़ सर्कल में मूव करती है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है विच इज़ mv²/r। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब mv²/r = Q × V क्रॉस B। और यहाँ से अगर r को देखा जाए तो r जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, ये देखें mv/qb। अब इसमें देखें हमारे पास जो है m जो है मैस जो है ये कांस्टेंट है, q जो है ये भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। तो जैसे ही v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी रेडियस जो है वो इसका इंक्रीज़ कर जाएगा, और रेडियस के इंक्रीज़ करने की वजह से अब हम ये ज़्यादा जो है वो रेडियस से मूव करता है चार्ज पार्टिकल। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आयंस हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। तो जब एनर्जी गेन करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है और ये लार्जर रेडियस में मूव करती हैं। अगर जो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने का डिस्टेंस जो है वो टाइम जो है वो t है, तो वो टाइम किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि थीटा = ω × t के इक्वल होता है। ये देखें, थीटा = ω × t। अगर यहाँ से हम t को फाइंड आउट करें तो θ/ω के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे टाइम जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। फुल के लिए कितना होता है थीटा = 2π, और हमारे पास हाफ के लिए कितना हो जाएगा 2π / 2 × ω। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, π/ω। तो इस तरह से हमारे पास जो है t = π/ω के इक्वल आ जाएगा। तो हमें पता है जब हम लोग जो है वो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ओमेगा v = हमारे पास किसके इक्वल होता है, v = r × ω। तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ जाता है, v/r के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे देखें ओमेगा = v/r। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे t = π/ω में जो ओमेगा की वैल्यू है वो v/r पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने v/r पुट किया तो r ऊपर चला गया। ये जो p है ये इसकी जगह पे आप पाई भी लिख सकते हैं, और ये पाई को रिप्रेजेंट करा है। बेसिकली आपने यहाँ पे पाई ही लिखना है, πr/v। ये p/i पाई, या फिर पाई इस तरह से लिखते हैं, πr/v ये हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम आ गया जिसमें सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो कवर करेगा। उसके बाद अगर हमारे पास जो इक्वेशन थी 6.4, उसमें जो r की वैल्यू वहाँ से यहाँ पे पुट की जाए, इस वाली इक्वेशन में t = πr/v में हम r की वैल्यू 6.4 से पुट करते हैं। 6.4 में r = mv/qb है। तो यहाँ पे r की जगह mv/qb पुट करें तो यहाँ पे पाए m v और नीचे डिवाइडेड बाय
वी एन में जो वी है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पाई एम ओवर क्यू बी आ जाएगा। अगर पूरा सर्कुलर पाथ को कवर करने का टाइम टी है विच इज़ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, ये जो स्मॉल टी था इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल का है ना, तो पूरे सर्कल के लिए क्या होगा 2t हो जाएगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई एम ओवर क्यू बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर एम क्यू और बी जो है वो कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो एफ इज इक्वल टू 1/t करेंगे तो यहाँ पे बी क्यू ओवर 2 पाई एम हमारे पास आ जाएगा। और हम ये फ्रीक्वेंसी जो है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है वो कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है ऑसिलेटर की। अगर r इज इक्वल टू आर मैक्सिमम है हमारे पास, तो r इज इक्वल टू आर जो रेडियस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है r मैक्सिमम को, कि इसने जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उतनी एनर्जी गेन कर ली है। तो हमारे पास जो है अब इस पार्टिकल को d से बाहर निकालना है, तो लास्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है उसको हम v मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करेंगे और r की जगह कैपिटल R आ जाएगा हमारे पास, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू बी क्यू आर ओवर एम। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, E इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। वी मैक्सिमम की जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ था। ये यहाँ पे एनर्जी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आयन जो है वो गेन करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है E इज इक्वल टू ई इंटू वी, ई चार्ज को रिप्रेजेंट करे, वी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करे, तो एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी के इक्वल होती है। और यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं, देखिए कितनी एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये सर्कल्स पर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ सर्कल्स उस चार्ज पार्टिकल ने कंप्लीट किए हैं। इट मीन्स कि ये जो एनर्जी है ई इंटू वी, इसको एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ई यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे क्यू के साथ। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, मैं अगेन बताती हूँ, ई इज इक्वल टू ई वी होता है, हमें पता है इस बात का। ई चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, वी पोटेंशियल को। अगर चार्ज जो है उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और एक सर्कल में वो क्यू वी के इक्वल एनर्जी गेन कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो एन नंबर ऑफ सर्कल्स में किसके इक्वल होगा, एन क्यू इंटू वी इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे एन क्यू वी के इक्वल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हो जाएगी, ये 7 नहीं है, यहाँ पे एन क्यू वी के इक्वल हो जाएगी। अब हम लोग कंपेयर करते हैं पीछे जो एनर्जी मैक्सिमम हम लोगों ने फाइंड आउट की थी और इस वाली एनर्जी को, तो दोनों जो एनर्जी की वैल्यू है मैक्सिमम एनर्जी की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, आर इज इक्वल टू दिस वन। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें एनर्जी को किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है 6.8 से अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज़ करना है तो हमें बी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक पोल की जो है वो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन हम बी की स्ट्रेंथ जो है वो एक लिमिट है, उसके बाद हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है कि वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जाकर सैचुरेट हो जाता है। यहाँ पे हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, आर को इंक्रीज़ करके, कि हम जो मैग्नेट है उसके पोल फेसेस जो हैं पीसीस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका डायमीटर इंक्रीज़ करते जाएं। लेकिन ये भी, तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इनका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर एक्सेलरेटर, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं होती, करंट जो है वो बहुत ज़्यादा, इसमें हमें 10 ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स तक जो है करंट जो है वो मिलती है टारगेट के ऊपर। लिमिटेशंस क्या है कि सबसे पहली बात तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये इसकी कॉस्ट जो है ये मेजर प्रॉब्लम है साइक्लोट्रॉन का, क्योंकि अगर 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का साइक्लोट्रॉन जो है ये बनाना है, इसके लिए $10⁸ जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। अगर 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो इसके लिए इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड है
अमाउंट जो कि कुछ कंट्रीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड वन ये है कि इसकी जब एनर्जी इंक्रीज़ की जाती है तो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, तो मैस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स की वजह से मैस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अगर मैस इंक्रीज़ कर जाता है तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसका मतलब ये फिर आउट ऑफ फेज से आ जाता है अप्लाइड एसी ऑसिलेटर के साथ, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ फेज जाने की वजह से एनर्जी गेन नहीं करता, एक्सेलरेट नहीं करता, ये इसकी डी एक्सेलरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो 25 to 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद इनकी जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड वन साइक्लोट्रॉन जो है उनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है और बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के ऊपर इसका मैस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता और ये मैस जो है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की वजह से ये इंक्रीज़ हो जाता है और ये आउट ऑफ फेज चले जाते हैं अप्लाइड एसी वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इस रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो मैस है उसके इफ़ेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। हमारे पास जो है दो मेथड हैं जिनसे हम कंपनसेट कर सकते हैं इस आउट ऑफ फेज होने वाले प्रॉब्लम को, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास हाई स्पीड पे भी जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिनका मैस इंक्रीज़ कर गया है, हाई स्पीड पे भी वो इन फेज रहें ऑसिलेटिंग पोटेंशियल के साथ। एक मेथड ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अनचेंज रखा जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर दिया जाए ऑसिलेटिंग पोटेंशियल की। तो इक्वेशन नंबर 6.6 देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करके इसको जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर ये देखिए, ये अब देखें यहाँ पे हम किन दो चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। F इज़ इक्वल टू बी क्यू ओवर 2πm है हमारे पास। Q जो है ये चार्ज जो है आयन का, ये तो चेंज नहीं हो सकता, तो मैस जो है ये चेंज हो रहा है, 2π जो है ये कांस्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैस अगर चेंज हो रहा है, इस मैस के को जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैस इंक्रीज़ कर रहा है, मैस को यहाँ पे लें F इंटू एम, कि हम F इंटू एम को जो है वो कांस्टेंट रखें। F इंटू एम किस तरह से कांस्टेंट होगा, अगर M इंक्रीज़ कर रहा है तो F को जो है वो हमें कम करना पड़ेगा ताकि इसका प्रोडक्ट सेम रहे। तो एक मेथड तो ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। दूसरा मेथड ये है कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर देते हैं कि B/m जो है ये कांस्टेंट रहे। तो इट मीन्स एक जिसमें हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो उसकी बाय कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट। तो ऐसे साइक्लोट्रॉन को सिंक्रो साइक्लोट्रॉन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप जो है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किया जाता है वो एजीमुथली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन होते हैं लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है।